देखिए, एक ब्रॉड और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को और कितनी यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करना चाहिए, और जब एडमिशन मिल जाए तो कौन सी यूनिवर्सिटी को अटेंड करना चाहिए। इस वीडियो में मैं ये बात करूंगा कि जब आपको एडमिशन मिल जाए तब ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सी यूनिवर्सिटी अटेंड करने के लिए ठीक रहेगी। देखिए, ये जो डिसीजन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो केयरफुली सुने और मेरी बात को समझें। Hi friends, this is Chaitanya Sambhara, faculty at the College of Business, University of Texas, Arlington। पिछले वीडियो में जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि आपको कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए यूएस में, और कैसे अपने प्रोफाइल को एसेस करके कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आपको 6 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए। एक ऐसा सिनेरियो इमेजिन करते हैं जिसमें आपने 6 यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई किया था, लेकिन आपको 3 यूनिवर्सिटी से एडमिशन का ऑफर आ गया। इन 3 एडमिशन्स में से 2 एडमिशन्स ऐसे थे जो आपके सेफ बेट में थे, एक एडमिशन जो आपका मिला वो आपके मिडिल रेंज बेट में था। अगर ऐसा होता है तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। देखिए, कुछ डिसीजंस तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाते हैं। पिछले वीडियो में बात की थी कि औकात की बात की थी, आपके प्रोफाइल की औकात और आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी की औकात। तो पहले डिसीजन में आपके प्रोफाइल को ज़्यादा हैवी वेट देना चाहिए था एज कम्पेयर टू योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़। और जब ये डिसीजन लेने की बारी आए कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी अटेंड करनी चाहिए, इस केस में आपको अपनी अफोर्डेबिलिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। एक बात तो बहुत ऑब्वियस है कि अगर आप सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, इफ़ यू कम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, तो जो भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन्स आए हैं आपको, उसमें से जो आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट होगी वहाँ पे चले जाइए बिना कुछ सोचे। लेकिन ज़्यादातर लोग जो यूएस में एडमिशन्स लेकर आते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो वो अफोर्ड तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन उन्हें लोन लेना पड़ता है। पूरा अफोर्डेबिलिटी तो किसी की शायद होती नहीं है। तो मेरा टारगेट उस पॉपुलेशन को लेकर ज़्यादा है। इस केस में मैंने बहुत सारे पोस्ट देखे ऑनलाइन फोरम्स पे, जहाँ पर लोग अपना प्रोफाइल दे रहे हैं कि और ये बता रहे हैं कि मुझे इन यूनिवर्सिटी से एडमिशन्स आ गया है, मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी अटेंड करना चाहिए, और अपना ओपिनियन पोल दो। तो उस केस में मैंने ये देखा कि ऐसे लोग अपना ओपिनियंस दे रहे थे जो कभी अभी तक यूएस आए ही नहीं है। वो खुद इंडिया में बैठा है, ना कुछ यहाँ पे कुछ देखा, ना कुछ एक्सपीरियंस है, वो जाके बताए जा रहे हैं कि तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। इस केस में कुछ डिसीजंस तो बहुत ऑब्वियस हो जाते हैं। लेट्स से यू गेट एडमिशन फ्रॉम MIT एंड देन यू ऑल्सो गेट एडमिशन फ्रॉम कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, और कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसमें से कहीं से आ गया तो इट इज़ अ नो ब्रेनर, ऑफकोर्स यू विल गो टू MIT, राइट। लेकिन लेट्स बी रियलिस्टिक, जो भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं वो एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं। इफ़ यू आर फ्रॉम अ ग्रेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया एंड इफ यू हैव वेरी हाई रैंक्स, देन ऑफ कोर्स यू विल अप्लाई टू टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ इन द यूएस, राइट। आप थोड़ी 200 रैंक यूनिवर्सिटी को अप्लाई करोगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो भी आपके एडमिशन ऑफर्स आएंगे वो इनफैक्ट सारे के सारे एक विदिन एक रेंज में होंगे। उसके लिए भी हम थोड़ा ब्रॉड रेंज एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से यू गेट एडमिशन फ्रॉम सो कॉल्ड रैंकिंग बिटवीन 30 एंड 60। एक ऐसी यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन आता है फॉर एग्जांपल जिसका रैंक होगा यूएस में 35 लेट्स से, और दूसरी यूनिवर्सिटी का रैंक है 58 लेट्स से। तो क्या आप बिना कुछ सोचे समझे रैंक नंबर 35 में चले जाओगे क्या? मैं कहूँगा कि ऐसा मत करो। देखिए, बात ये लोग बहुत भूल जाते हैं कि एक एडमिशन लेना तो एक बात है, लेकिन आपको हर दिन गुजारना होता है यूएस में उस यूनिवर्सिटी में। और अगर आप बहुत महंगा लोन लेकर आते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं होते हैं, अगर आप पेट्रोल पंप में काम कर रहे हैं और आपको ऑफ कैंपस जॉब्स भी लीगली अलाउड होते नहीं है, अगर आप ऑन कैंपस में भी एक मैकडोनल्ड्स में जाके आपके प्लेट साफ कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा क्या? आप अपनी पढ़ाई में तो टाइम डाल नहीं रहे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस टाइम पर आपकी अफोर्डेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है। इसमें मैं रियल एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैंने किसी फोरम पे ये देखा कि कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि मुझे कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी लॉन्ग बीच से और कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी ईस्ट बे, शायद वो यूनिवर्सिटी थी, वहाँ से दोनों से एडमिशन आ गया है, मैं कौन सी यूनिवर्सिटी जाऊँ। और सारे स्टूडेंट सलाह पे सलाह दिए जा रहे हैं कि नहीं, इस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा रैंकिंग अच्छी है और इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 2 स्टेप पीछे है, तो आगे वाले रैंकिंग जाओ। ये देख के मैं सोच रहा हूँ कि हे भगवान, कि कुछ भी बोले जा रहे हैं ये लोग। देखिए, इस केस में अगर मैं होता तो मैं ये कहता कि देखो, अगर आपको इन दोनों यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया है, आप ये भी तो देखो कि उनका लोकेशन कैसा है। इस केस में वो दोनों आधे घंटे की दूरी पर थी शायद। तब मैं ये देखूंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में मुझे स्कॉलरशिप मिलने का चांस है, अगर है तो। और अगर दोनों में चांस नहीं है तो मैं ये देखूंगा कि किसकी फ़ी कम है। उसके अलावा मैं ये भी देखूंगा कि लिविंग एक्सपेंसेस कैसे होते हैं वहाँ पर। लिविंग एक्सपेंसेस की बारी आई तब मैं ये देखूंगा कि देखो, जो यूनिवर्सिटी से 5 माइल के डिस्टेंस के अंदर कौन से ऐसे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के पास में है। और जब मुझे ऐसे अपार्टमेंट्स मिल जाए तो मैं ये देखूंगा कि वहाँ का रेंट कितना है।
और अगर एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसका रेंट ज़्यादा अफोर्डेबल है दूसरे के कंपैरिजन, तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। मैं आपको इसी एंगल में दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से यू गेट एडमिशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन एंड एट द सेम टाइम यू गेट एडमिशन फ्रॉम सेंटा क्लारा यूनिवर्सिटी इन सैन फ्रांसिस्को एरिया। अब आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए? देखिए, रेपुटेशन के हिसाब से बोथ यूनिवर्सिटीज आर मोर और लेस द सेम। अगर गैप होगा भी तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, ज़्यादा गैप नहीं होगा। मैं यहाँ पे इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को स्टैनफोर्ड से कंपेयर नहीं कर रहा। तो बात देखिए कि अगर आपको सेंटा क्लारा यूनिवर्सिटी से और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन दोनों से एडमिशन आ जाता है सपोज, तो मैं कहूँगा कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन जाना चाहिए, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा लो हैं। तो अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि सेंटा क्लारा जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के एरिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वहाँ पे फेसबुक है, वहाँ पे गूगल है, वहाँ पे एप्पल है और भर भर के कंपनीज़ हैं, तो मैं कहूँगा कि टेक्सास में क्या कम कंपनीज़ हैं? और ऊपर से ये भी देखो ना, वहाँ पर जो कंपनीज़ है उसके लिए कंपटीशन भी तो बहुत ज़्यादा है। और गूगल, फेसबुक, एप्पल कितने लोगों को जॉब दे देंगे? वहाँ पे एक पोजीशन के लिए 300 एप्लीकेशंस आते हैं, कितने लोगों का वहाँ पे जॉब लग जाएगा भाई? वहाँ पे 2 बेडरूम का रेंट 4000 के आसपास होता है, यहाँ पर वही 2 बेडरूम का रेंट 1000 के आसपास होता है। कंपैरिजन ही नहीं है यहाँ पर। और ये जो रेंट है 1 महीना तो देना नहीं होता ना, आपको पूरे 2 साल भरता रहना पड़ेगा। उसकी वजह से आप कितना खर्चा होगा ये भी तो सोचिए ना। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट इशू ये भी है कि अगर आपको जॉब मिल भी जाता है उसके बाद आपको वीज़ा चाहिए होगा, और जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं H1B वर्क वीज़ा के लिए, तो वो 250,000 में से सिर्फ 85,000 लोगों को वीज़ा मिलता है, विच इज़ 1/3 और इवन लेस। उस केस में जो USCIS है वो लॉटरी लगाता है, और वो लॉटरी में MIT वर्सेस UT आर्लिंगटन वर्सेस सेंटा क्लारा वर्सेस कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, किसी में भी कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सबका वैल्यू एक ही हो जाता है उस टाइम पर। तो भले ही आप MIT ग्रेजुएट क्यों ना हो जाओ, आपको गूगल में भी क्यों ना जॉब मिल जाए, ये अच्छा चांस है कि आपको शायद वीज़ा मिले ही ना। और अगर ऐसा है तो इतना खर्चा करें ही क्यों? और एक बात मैं ईमानदारी से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ ही मास्टर्स करने आए थे। वो कोई कार्नेगी मेलन तो नहीं गए थे, वो लोग जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी गए थे, वो लोग कोई स्टैनफोर्ड तो नहीं गए थे। वो लोग भी उसी एप्पल, उसी माइक्रोसॉफ्ट, उसी अमेजॉन, उसी फेसबुक, उसी गूगल में जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे दूसरे यूनिवर्सिटीज़ जो सो कॉल्ड मच हायर रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट किए हैं वो भी वही जॉब कर रहे हैं उनके साथ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक बार जब आपने कंपनी ज्वाइन कर ली, आप कौन से यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं और आपका GPA क्या था वो कुछ भी मैटर नहीं करता, ओनली योर परफॉर्मेंस स्पीक्स। इसलिए कहता हूँ कि आप सोच समझ कर डिसीजंस लें, डोंट गेट कैरिड अवे बाय सो कॉल्ड रैंकिंग्स ऑल द टाइम। आप अपनी अफोर्डेबिलिटी भी देखें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि आप अपने सीनियर्स को कांटेक्ट करें जो यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं या शायद ग्रेजुएट कर चुके हैं। आप उनसे ये पता कर सकते हैं कि स्कॉलरशिप्स के क्या चांसेस हैं, असिस्टेंटशिप्स के क्या चांसेस हैं, ग्रेजुएशन होने के बाद क्या चांसेस हैं, वो सब पता करके ही वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। और जब अफोर्डेबिलिटी की बात आई तो आप ये भी कह सकते हो कि कहीं वायोमिंग क्यों नहीं चले जाते, आप आइडाहो क्यों नहीं चले जाते, वो तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है टेक्सास के कंपैरिजन में भी। देखिए, यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है कि टेक्सास इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इन द US व्हेन इट कम्स टू पॉपुलेशन, देयरफॉर देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज इन टेक्सास। आपको वायोमिंग में कोई कंपनी मिलेगी ही नहीं जॉब के लिए, तो वो बुरा डिसीजन होगा। इसलिए आप लोकेशन को भी कंसिडर कीजिए कि वहाँ की अफोर्डेबिलिटी कितनी है। इस केस में मैंने एक वीडियो बनाया था कि टॉप 10 स्टेट्स इन द US टू स्टडी, उसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में है। सो आई होप आई वाज एबल टू हेल्प यू इन सम वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस अमेरिका।